नेहरू जी ने जो किया इंडिया के लिए वो तब किया जब इंडिया का फाउंडेशन ही नहीं था, कुछ नहीं था। अगर वो भी मंदिर बनाने लग जाते तो आप सोचो हम कहाँ होते, आईआईटी नहीं होते, एम्स नहीं होते। जब आप 2-4 किताबें पढ़ लेते हो तो आप ऐसी भय की बातें करते हो। आपको लगता है कि मंदिर का जो डेवलपमेंट है वो बीच में आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, जो कि बिल्कुल सेपरेट चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बाद में कभी समझाऊंगा, बट अभी मंदिर पे फोकस करता हूं। सबसे पहले समझना पड़ेगा हर कंट्री के कोई ना कोई सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसके रिलीजन, कल्चर, आर्ट, डांस, म्यूजिक, इन सब चीजों में है। तभी हमारे पास यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, मोनास्ट्रीज हुआ करती थी, चाहे वो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जहां पे बुद्धिस्ट आइडियाज पढ़ाए जाते थे, वहां पे वेदास पढ़ाया जाता, कॉस्मोलॉजी, न्याय, तर्क, लॉजिक, एवरीथिंग वाज देयर। और यही सॉफ्ट पावर अशोका ने यूज करी। किस तरीके से बुद्धिज्म पहुंचा आपके श्रीलंका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, आपका सेंट्रल एशिया, जापान, चाइना, तिब्बत, कैसे? ऑल बिकॉज ऑफ दिस। जब बुद्धिज्म वहां पहुंचा, बड़े सारे लोग आए पढ़ने के लिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज में। आपने फिलोसफी तो एक्सपोर्ट करी, बट साथ में आपने आर्ट और आर्किटेक्चर भी एक्सपोर्ट करा। साथ में आर्ट और आर्किटेक्चर के बाद गया म्यूजिक, डांस फॉर्म्स। इसके बाद आपका ट्रेड और टेक्नोलॉजी पे फर्क पड़ता है। किस तरीके से आपका कॉटन और मसलिन गया इन जैसी कंट्रीज में, और टेक्नोलॉजी वाइज आप जो वुड स्टील बनाते थे वो किस तरीके से गया, आपकी जो नेविगेशन और शिप बिल्डिंग स्किल थी वो किस तरीके से ट्रांसफर हुई। और उसके बाद आपके जो फेवरेट पास टाइम गेम्स चतुरंगा, जिसको आज चेस कहते हैं, वो इन कंट्रीज में पहुंचा। अगर इसको मैं आज के दिन पे कंपेयर करता हूं, हमारे पास क्या कुछ नहीं है देने के लिए, चाहे वो योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, हमारे पास कल्चर और एंटरटेनमेंट की भरमार है। जिस तरीके से जापान, एक छोटी कंट्री, अपना एनीमे को बूस्ट करता है और एनीमे फैंडम बनते हैं, और एनीमे की वजह से बड़े सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं जापान। और सेम चीज इंडिया करे, को प्रोड्यूस करे हाई क्वालिटी ऑफ रामायण एंड महाभारत। जिस तरीके से एनीमे को देख के लोग जापान जाना चाहते हैं, इन सब चीजों को देखने के बाद देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू कम टू इंडिया टू। जिस तरीके से इंडिया एक धार्मिक कंट्री है, धार्मिक ड्रेस कोड है, धार्मिक ड्रेस कोड पे होना चाहिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे कहते हैं जीआई टैग। जब ये ड्रेस कोड आगे बढ़ेंगी, इनसे कनेक्टेड है आपकी आर्ट, डांस और म्यूजिक फॉर्म्स, जैसे कि कथक और कार्नेटिक। और कथक और कार्नेटिक को परफॉर्म कौन करेगा? कोई इंडियन परफॉर्मर होगा। वो इंडियन परफॉर्मर की ड्रेस को कौन डिजाइन करेगा? कोई इंडियन होगा। वहां पे स्टेज सेट कौन करेगा? आपके फिल्म क्रूज कौन होंगे? तो सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। और मुझे फैक्ट चेक कर लेना इसके ऊपर, कनाडा में ऐसी जगह है जहां पे सीनियर सिटीजन, जिनको पता मरने वाले हैं, उनके लिए रिट्रीट बने हुए हैं ताकि अपने आखिरी दिनों में वो एंजॉय करके मरे। इसी तरीके से इंडिया के पास योगा है, आयुर्वेदा है, वेलनेस सेंटर्स है, स्पास है। हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इस पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं मुझे पता नहीं है, बट एक तरीके का हम योगा रिट्रीट टूरिज्म नहीं शुरू कर सकते। रिलीजन पर डिप्लोमेसी किस तरीके से खेली जाती है, किस तरीके से सऊदी अपना रिलीजियस डिप्लोमेसी का एंगल खेलता है, इंडिया भी वैसे खेल सकता है। किस तरीके से इंडिया के पास है बुद्धिस्ट सर्किट, चाहे वो बौद्ध गया हो गया या सरनाथ, उसको हम डेवलप क्यों नहीं करते? हमारे पास चार धाम हो गया, हमारे पास अमृतसर हो गया, हमारे पास साउथ की इतनी सारी सिटीज हैं। इकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हम उसको सस्टेनेबली डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जैन और इस्लामिक सर्किट्स होने चाहिए। ऐसी बड़ी सारी जगह हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं और एक तरीके की एक्सपीरियंस इकोनॉमी का हिस्सा बना सकते हैं। बड़े सारे लोग आएंगे, ट्रैवल टूरिज्म, एक तरीके से क्राफ्ट, आपके जो गाइड्स हैं वो बढ़ेंगे, और इस इंडस्ट्री की वजह से आपकी दूसरी इंडस्ट्री पर टैप इन होता है, चाहे वो आपका मेटल वर्क हो गया या इंडियन टेक्सटाइल या इंडियन स्पाइसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।